नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आरजी कार कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार की घटना और उसका मर्डर हुआ है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन ऐसे हो गए हैं जो न केवल विपक्षी दल के लोग इसमें हैं, बल्कि पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र का व्यक्ति वो विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर आ रहा है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं और लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, त्यागपत्र तक हो रहे हैं। सरकार इसको मनमाने ढंग से निपट रही है। सरकार इसको कैसे निपट रही है इस पर बाद में आएंगे और बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस पर निपट रही है, क्या उसका तरीका है। शायद वो बड़े बड़े इश्तिहार दे करके कि हम 30 दिन के अंदर विरोध, जो 30 दिन के अंदर इस मामले को, रेप और मौत की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। उसके अलावा जो अगर कोई व्यक्ति बलात्कार का अपराधी है, एक्यूज़्ड है और उसमें लड़की की मौत हो जाती है तो उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और रेप के केस में कम से कम जो है, जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसको जेल में रखा जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। ये बहुत सारा इसको प्रचारित सरकार कर रही है और फुल पेज ऐड इश्तिहार सारे अखबारों में दे रही है। तो वो एक अलग मसला है कि उसको किस तरह से हैंडल कर रही है। पहले इसको देखते हैं कि सरकार, इस पूरे मामले में सरकार पर विरोध कैसे हो रहा है। आज जवाहर सरकार, जिनको कहा जाता है कि वो सरकार के बड़े आलोचक हैं, केंद्र सरकार के बड़े आलोचक हैं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी, आज उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र में उन्होंने ये बताया कि मैं ममता बनर्जी की राजनीति का कायल रहा हूँ और ममता बनर्जी जिस तरह के पॉलिटिक्स की बात करती हैं उसका कायल रहा हूँ और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन की थी और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा। लेकिन जिस तरह के से इस पूरी घटना को सरकार जो है वो हैंडल कर रही है, वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। सरकार उसमें असफल हुई है और मैं इस तरह की चीज़ों को मुझे नागवार गुजर रही है, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। ममता बनर्जी से इससे बेहतर करने की उम्मीद थी। और जो सरकार को लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन जो है, उन्होंने अपने त्यागपत्र में ये लिखा है कि सरकार को जो लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों का है, विपक्षी दल के नेताओं का है, कार्यकर्ताओं का है, तो ये सरकार को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये प्रदर्शन सामान्य जन का प्रदर्शन है। ये उस घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब ये बात उन्होंने बोला कि मैं जनता के लिए काम करता रहूँगा, सेकुलरिज्म के लिए काम करता रहूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ दिखाई। लेकिन कुल मिलाकर के ये ममता बनर्जी सरकार के लिए एम्बैरसमेंट है, बड़ा एम्बैरसमेंट है। इसलिए कि बौद्धिक तौर पर जो जवाहर सरकार के प्रति, विशेष रूप से केंद्र सरकार के प्रति आलोचना होती थी, वो बड़ी तीखी हुआ करती थी। सरकार की आलोचना सब करते हैं, तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादातर एमपी बहुत तीखी आलोचना करते हैं। लेकिन अगर आप उन आलोचनाओं में कल्याण बनर्जी की बात करें तो वो रिडिक्यूल करने की कोशिश करते हैं और वो आलोचना के स्तर को बहुत नीचे ले आते हैं, जो उम्मीद किसी राज्यसभा या किसी अन्य सांसद से नहीं की जाती। आप गाली गलौज पर आ जाते हैं और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल महुआ मोइत्रा भी करती हैं। लेकिन जवाहर सरकार की आलोचना का अपना एक स्तर होता है, बहुत तीखी आलोचना करते हैं, ऐसी आलोचना करते हैं कि सरकार में बैठे लोग तिलमिलाते हैं। लेकिन
उसका एक स्तर है, आप उससे सहमत हों असहमत हों, बहुत बार असहमति होती है, लेकिन वो है। मैंने जैसा बताया कि उसमें कल्याण बैनर्जी जैसे लोग हैं जो किट 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 करके आलोचना करते हैं लोकसभा के स्पीकर मतलब को मॉक करते हैं, लोकसभा के स्पीकर की मिमिक्री करते हैं, राज्यसभा के सभापति की। तो ये स्थिति है। महुआ मोइत्रा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, मामले बहुत सारे मामले की पर FIR हुआ है, कल्याण बनर्जी पर भी FIR। खैर, अब इसके अलावा जो जवाहर सरकार के अलावा शांतनु सेन जो हैं, डॉक्टर शांतनु सेन पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो RG कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनकी आलोचना की थी। उनकी आलोचना के बाद उनको वो पार्टी के सेक्रेटरी पद पर थे, सचिव के पद पर थे, उस पार्टी के पद से दायित्व मुक्त कर दिया गया है। और उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि मैंने तो पार्टी के किसी नेता की आलोचना नहीं की, मैंने तो RG कर के पूर्व प्रिंसिपल की आलोचना की जो उस समय उस इंचार्ज था, और उसने इस तरह के बयान दिए कि सरकार को एम्बैरेसमेंट में डाल के दिया, और उस लड़की के साथ ऐसा आरोप है उस पर कि उस लड़की के साथ अन्याय किया, और ये भी कि जो जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद एक बड़े मॉब ने उसको तोड़ दिया था, उस स्ट्रक्चर को, वहाँ का जो स्ट्रक्चर था, उसके बाद उसको रेनोवेट कराने का आदेश भी डॉक्टर प्रिंसिपल जो थे उन्होंने दिया था। अब शांतनु सेन को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। तीसरे जो पार्टी के अंदर से जो विरोध आया वो हैं सुखेंदु शेखर राय, ये भी राज्यसभा के MP हैं, और इन्होंने जब सरकार के इस मिसहैंडलिंग की आलोचना की तो इनको कलकत्ता पुलिस से नोटिस आ गया, और इनको अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हाई कोर्ट की मदद लेनी पड़ी, और हाई कोर्ट जा कर के इन्होंने अपनी गिरफ्तारी बचाने का प्रयास किया। अब इस पूरे मामले में CBI ने अभी जो लेटेस्ट बात कही है वो ये कि जो गिरफ्तार प्रिंसिपल हैं RG कार कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं, वो उन पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इन परिस्थितियों में दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि CBI इस तरह का काम मतलब इस तरह की बात कर रही है, और वो दिमाग लोगों का इधर की तरफ रख करके कुछ उसके पास इस तरह के सॉलिड इनपुट्स होंगे कि वो उन सॉलिड इनपुट्स पर काम कर रही होगी, और उनके इनपुट्स के बाद फिर बहुत सारे और सबूत के साथ और गिरफ्तारियां कर, एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि एविडेंस को इस तरह से टेम्पर कर दिया गया है, इस तरह से ख़राब कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जो वहाँ पर प्रूफ हो सकते थे उस घटना को लेकर के, उसके बाद CBI को कोई ब्रेक थ्रू आगे मिल नहीं रहा है। इस बात को CBI एक बार सुप्रीम कोर्ट में कह भी चुकी है कि वहाँ जो भी एविडेंस थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और केस आगे मूव हो इसके लिए उनको मुश्किल आ रही है। तो ये दूसरी स्थिति हो सकती है कि केस वहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है CBI के पास से भी एक गिरफ्तारी के बाद से, जबकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये काम, जिस घटना को अंजाम देना, एक व्यक्ति का ना नहीं है। और अब तो ये जो RG कॉलेज का प्रिंसिपल है, इसके डिफेंस के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, और ममता बनर्जी सरकार उस पर लग जाती है, चाहे वो शेख शाहजहां की बात हो, चाहे RG कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हो। अब ये सारा का सारा जो मामला है, ये बेसिकली कहीं न कहीं से इसमें इस तरह के लोग शामिल हैं जिनको ममता बनर्जी सरकार बचाना चाह रही है, जैसे शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की थी। इस तरह का आरोप BJP भी लगा रही है, और भी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं,
अधीर रंजन चौधरी ने एक रैली निकाली थी। रैली के बाद प्रदर्शन किया था, और इस रैली के मतलब इसके साथ साथ भी लोगों का रोज का प्रदर्शन, चाहे वो एक भगवाधारी साधु की बात हो, या एक व्यक्ति जो जिसको सांस लेने में दिक्कत थी, वो नॉस्ट्रल्स में पाइप डाल करके विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा हुआ था। ये बात, और यही बात जवाहर सरकार भी कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है, ये विरोध जो है, वो स्पॉन्टेनियस है, ये किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं है, इसको सरकार नहीं समझ रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार इतनी अनपॉपुलर हुई है, सरकार के प्रति लोगों की इतनी नाराजगी है, इस बात को सरकार समझने के लिए तैयार नहीं, ममता बनर्जी समझने के लिए तैयार है। और कहा तो ये जा रहा है कि ममता बनर्जी का अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ भी कुछ मामलों को लेकर के, विशेषकर सरकार में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के डिफरेंसेस आए हैं। अब महिला राइट्स को लेकर के, महिलाओं के उसको लेकर के बहुत सारी बात होती रही है, और विशेष रूप से अब जब बात होती है तो जैसे अब 2024 के चुनाव के बाद लगभग 29 जो हैं वो लोकसभा सदस्य पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के जीत करके आए। अब उसमें 29 में से 11 महिलाएं हैं। राज्यसभा में बहुत सारी महिला सांसद हैं, उसमें एक प्रमुख नाम है सागरिका घोष का। सागरिका घोष के हस्बैंड जो हैं वो राजदीप सरदेसाई बड़े पत्रकार हैं, प्राइम टाइम शो करते हैं, और इस तरह की घटनाओं को लेकर के बहुत उद्वेलित रहते हैं। विशेष रूप से अगर वो कहीं किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो तो फिर उनका पत्रकारिता उनकी ज़्यादा ही अंदर से कुलांचे मारने लगती है, और वो करते हैं। लेकिन इस मामले में वो बड़ा फूंक के कदम रख रहे हैं, और महिला अधिकारों की बात करने वाली, और महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करने वाली, उनकी सुरक्षा की बात करने वाली दो सबसे वोकल सांसद, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष, इन दोनों के बयान कहीं इस तरह से नहीं आए, न ये सड़कों पर आई, न इन्होंने कोई इस तरह की बात कही, न मीडिया में जा कर के कोई बात करने के लिए आगे आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है, इसलिए कि पिछले पूरे साल 2024 का जो चुनावी साल था, पूरे साल महुआ मोइत्रा ने लगातार बीजेपी को बहुत सारे इश्यूज पर किनारे किया। लेकिन अब जब उसी तरह की परिस्थितियां इनके पक्ष में आने लगी, इनके खिलाफ आने लगी, तो उन्होंने चुप्पी साधी, और वो कहीं किनारे में ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि वहाँ मीडिया नहीं पहुँच पा रही। अब इसमें भी सेलेक्टिविटी है। समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जैसे अयोध्या और कन्नौज का मामला है, तो इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बदलापुर पर जरूर बोलते हैं। बदलापुर पर भी बोलना चाहिए। बदलापुर में जो हुआ वो अक्षम्य है, वैसा ही अक्षम्य जो अयोध्या में हुआ और कन्नौज में हुआ। कन्नौज में तो डीएनए रिपोर्ट तक मैच कर गई, उसके बाद भी सरकार नहीं बोलने के लिए तैयार है, बल्कि वो जाति देख रही है। जैसे ये विपक्ष के लोग बोलने के लिए तैयार हैं और जाति देख रहे हैं। जैसे ही जाति का मामला आया, अभी जो सुल्तानपुर की डकैती वाली घटना में मंगेश यादव की जो मौत हुई, कोई इनकाउंटर में मारा गया, उस पर राजनीति हो रही है कि उसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि वो किसी विशेष जाति, विशेष समाज का से संबंधित है, और उसी जाति से समाजवादी पार्टी के मुखिया संबंधित है। तो ये इस तरह की राजनीति हो रही है। अब इस पूरे पश्चिम बंगाल वाले मामले में तृणमूल कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है, प्रदर्शन कम नहीं हो रहे हैं, उनके अपने लोग छोड़ रहे हैं, अभी और बहुत सारे लोग छोड़ सकते हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस को सोचना पड़ेगा
कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, क्यों पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ। इसलिए कि बहुत दिन से लोग जो इस तरह की घटनाओं को मजबूरन दबे कुचले होकर के स्वीकार करते थे, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो अनरिपोर्टेड गई, जिनमें डरा के धमका के चुप करा दिया गया। वो गुस्सा, वो उबाल अब फूट पड़ा है। सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी, सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।